तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज आप लोगों का MJ17 का एग्ज़ाम हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का MJ17 का एग्ज़ाम हिंदी का कैसा गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग MJ18 का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं क्वेश्चन दिया था MJ17 का वो मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग MJ18 का क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। तो देखिए आप लोगों के MJ18 में क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस क्या है। हाँ, यहाँ पर क्या है कि MJ18 में आप लोगों को रीतिकालीन काव्य पढ़ना है। रीतिकालीन जो भी काव्य है सभी को पढ़ना है आप लोगों को। और इसमें कितना यूनिट है, तो इसमें 5 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। तो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, इसका PDF मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, सबको पता है कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो जो रामचंद्रिका है उसके रचयिता कौन है, तो आचार्य केशवादास। कौन है, आचार्य केशवादास है रामचंद्रिका के रचयिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बिहारी लाल रीतिकाल की किस प्रमुख काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। यानी कि यहाँ पर रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त, यानी कि जो बिहारी लाल हैं और रीतिकाल के कौन से कवि हैं, कह सकते हैं कि कौन से कवि के यहाँ पर लेखक हैं। तो जो बिहारी लाल हैं वो कैसा है, रीति सिद्ध काव्य धारा। आप लोगों का जो काव्य धारा है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो जो बिहारी लाल हैं वह रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रीतिकाल के कौन से कवि मुख्य रूप से वीर रस की रचनाओं जैसे शिवाजी और छत्रसाला की प्रशंसा के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो रीतिकाल के कौन से ऐसा कवि हैं जो यहाँ पर वीर रस, यानी कि जैसे कि शिवाजी महाराज हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गया, ये सभी के बारे में कौन लिखे हैं, तो महाकवि जो भूषण है, महाकवि भूषण, इन्होंने वीर रस के रचना किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि धनानंद रीतिकाल की किस काव्य धारा के प्रमुख और प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो जो धनानंद हैं, ये हिस्ट्री वाला मत सोच लीजिएगा, ये लेखक हैं धनानंद। धनानंद किस रीतिकाल के यहाँ पर कवि हैं, तो रीतिमुक्त काव्य धारा। जो रीतिमुक्त काव्य धारा है अभी हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के होता है, तो रीतिमुक्त के हैं धनानंद। ठीक है, कवि। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ललित, ललाम और रसराज किस रीतिकालीन कवि के प्रसिद्ध काव्य रचना है। तो जो ललित ललाम है और रसराज जो है यह किसके रचना है, तो मतीराम। जो मतीराम है इन्होंने ही इन दोनों को लिखा है। कौन कौन, ललित ललाम और रसराज। चलिए हो गया। अब हम लोग 5 नंबर वाले दो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद हम लोग करेंगे 15 नंबर वाले 6 क्वेश्चन, उसको भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या क्वेश्चन है, देख लिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहारी के मंगलाचरण एवं भक्तिपरक दोहों की मुख्य विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो जो बिहारी लाल हैं उनका जो मंगलाचरण और भक्तिपरक जो दोहा है उसका क्या क्या विशेषता है हम लोग देखते हैं। तो जो बिहारी लाल रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, उनका रचना बिहारी सतसई में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति और नीति के दोहे भी मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि बिहारी लाल के कौन से यहाँ पर रचना है, तो बिहारी सतसई, ये भी याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में आ जाएगा। और मैं पहले से ही आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अलग से 1 नंबर के लिए मत कीजिएगा। जो 5 नंबर और 15 नंबर के जो क्वेश्चन का आंसर है उसी में से आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन बनते जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप लोगों के अलग से 1 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहारी लाल जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं उनका रचना कौन सा है, बिहारी सतसई। और इसमें क्या क्या, श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति रस। ठीक है, जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के साथ भक्ति रस में इन्होंने दोहा लिखे हैं। उनके मंगलाचरण और भक्ति परक दोहों में भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना दिखाई देती है। बिहारी ने बहुत कम शब्दों में गहरे भाव व्यक्त किए हैं। यानी कि जो मंगलाचरण है और जो भक्ति परक है, या जो दो दोहा है, इसमें भगवान कृष्ण के प्रति इन्होंने लिखा है और श्रद्धा मतलब क्या बोलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त किए हैं। ठीक है, और इसमें कम शब्दों का प्रयोग करके, यानी कि कम शब्दों का प्रयोग करके बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं।
उनके भक्ति संबंधित दोहों में कृष्ण के सुंदरता, कृपा और भक्त के प्रति उनके प्रेम का वर्णन मिलता है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में लिखे हैं, ये भी याद करते चलिएगा। जो सरल, मधुर और प्रभावशाली हैं। बिहारी की विशेषता यह है कि वे छोटे से दोहे में बहुत गहरा अर्थ प्रस्तुत कर देते हैं, इसलिए उनकी काव्य के लिए कहा जाता है कि उन्होंने क्या गागर में सागर भर दिया। ठीक है, तो यह जो बिहारी लाल हैं, यह जो कवि हैं, वह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और यह जो दोहे लिखे हैं, मंगलाचरण और भक्ति पारक, यह दोनों दोहा में कृष्ण के प्रति श्रद्धा व्यक्त किए हैं। और इन्होंने इसको कहा जाता है, जो बिहारी लाल जो कवि थे, इनको बोला जाता है कि यह जो कवि थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे और इन्होंने कम शब्दों का प्रयोग करके बहुत अच्छे बात व्यक्त कर देते थे, यानी कि बहुत गहराई तक बता देते थे बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके। इसलिए इनको कहा गया है कि गागर में सागर भर देते थे। इसको भी याद कर दीजिएगा कि करते चलिएगा कि गागर में सागर कौन कवि भर देते थे? तो बिहारी लाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यह जो रीति मुक्त काव्य धारा है, इसका क्या विशेषता है? तो देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा रीतिकाल की वह काव्य धारा है जिसमें कवियों ने काव्य शास्त्र के कठोर नियमों और परंपरागत रीति से अधिक स्वाभाविक प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व दिया है। यानी कि रीति मुक्त जो काव्य धारा है, इसमें कवियों ने क्या किया है कि जो काव्य शास्त्र के कठोर नियम और परंपरागत जो रीति रिवाज था, उसको स्वाभाविक और व्यक्तिगत भावनाओं के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, इस धारा के प्रमुख कवियों में धनानंद, आलम बोध और ठाकुर आदि का नाम लिया जाता है। यानी कि जो रीति मुक्त काव्य धारा है, इसके जो कवि हैं कौन कौन हैं? धनानंद हो गया, आलम हो गया, बोध हो गया, ठाकुर हो गया। तो इन सभी में से एक आध को नाम याद कर लीजिएगा, सबको याद नाम करने की ज़रूरत नहीं है। इनके काव्य में सच्चे प्रेम, विरह, पीड़ा और व्यक्तिगत अनुभूति की प्रधानता है। इनके प्रेम में बनावटीपन और हृदय की सच्ची भावनाओं अधिक दिखाई देती हैं। विशेष रूप से धनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा और विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। भाषा सरल, भावपूर्ण और स्वाभाविक है। इस प्रकार रीतिमुक्त काव्य स्वच्छंद प्रेम और व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यह जो रीतिमुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं, इन लोगों का कैसे सच्चा जो प्रेम हो गया, जो विरह हो गया, यानी कि बिछड़ने का दुख हो गया, पीड़ा हो गया, इन सभी पर यहाँ पर लिखे हैं अपना कवि। यहाँ पर अपना जो लिखे हैं वो क्या बोलते हैं? दोहा कह सकते हैं। ठीक है, इन लोगों ने लिखा है सच्चे प्रेम हो गया, विरह हो गया, पीड़ा हो गया, व्यक्तिगत अनुभूति हो गया। और इनका जो यहाँ पर था, इनका जो काव्य था यहाँ पर, वो बनावटीपन और हृदय की सच्ची भावनाओं को अधिक दिखाई देता था। ठीक है, और विशेष रूप से जो धनानंद थे, धनानंद का जो कवि था उसमें पीड़ा और विरह, यानी कि किसी से बिछड़ने का दुख और जो पीड़ा होता है उसको यहाँ पर अधिक प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 15 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। 15 नंबर वाले 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रामचंद्रिका जो छंद है 1 से 14 तक के आधार पर केशवदास की काव्यगत विशेषताओं, भाषा शैली तथा उनकी संवाद योजना का विस्तृत से मूल्यांकन कीजिए। जो रामचंद्रिका के छंद है 1 से 14 तक, उसका क्या क्या विशेषता है, कौन सा भाषा है, शैली क्या है, सभी को यहाँ पर वर्णन करना है। तो देखिए आंसर क्या है कि केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि और आचार्य माने जाते हैं। यानी कि कवि के साथ साथ ये क्या थे? एक आचार्य थे। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। यह राम कथा और आधारित काव्य है, राम कथा पर आधारित काव्य है, लेकिन इसमें केशवदास की अपनी काव्यगत विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है। रामचंद्रिका के आरंभिक छंदों में उनकी भाषा, अलंकार प्रियता, छंद ज्ञान और संवाद कला का अच्छा परिचय मिलता है। ठीक है, यह जो रामचंद्रिका है वो प्रभु श्री राम के बारे में उन्होंने लिखा है। केशवदास की कविता के प्रमुख विशेषताएं अलंकारों का सुंदर प्रयोग, उनकी उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग करके काव्य को प्रभावशाली बनाया है। उनकी कविता में संस्कृत काव्य परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। वे भावों को सुंदर और कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का में विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, उनका जो काव्य था वो संस्कृत भाषा में था और उन्होंने अलंकार, जितना भी अलंकार थे सभी को सुंदर रूप में प्रयोग किया है। जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया,
इन सभी जो अलंकार हैं बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यहाँ पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, आगे क्या है कि रामचंद्रिका की भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा है। सॉरी, यहाँ पर ब्रज भाषा है, संस्कृत नहीं है। इसमें इसके संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं उनका भी प्रयोग किए हैं। और इनका जो मुख्य रूप से भाषा है वो ब्रज भाषा है, यानी कि कह सकते हैं कि यह जो लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। हालांकि कुछ कुछ जो तत्सम के शब्द जो थे उसको संस्कृत में प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा विद्वतापूर्ण, साहित्यिक और अलंकारपूर्ण है। कई स्थानों पर भाषा कठिन लग सकती है, लेकिन उसमें काव्य सौंदर्य और प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जो यहाँ पर भाषा है थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रयोग किए हैं। आगे क्या है कि केशवा दास की संवाद योजना भी उनकी विशेषता है। उन्होंने पात्रों के संवाद के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाया है। संवादों में पात्रों के स्वभाव और भावनाओं का परिचय मिलता है। राम, लक्ष्मण और अन्य पात्रों के संवाद कथा में रोचकता और नाटकीयता उत्पन्न करते हैं। उनके संवाद केवल बातचीत नहीं बल्कि उनमें भाव, तर्क और काव्य सौंदर्य भी दिखाई देता है। यानी कि कहना का मतलब क्या है कि उनका जो काव्य था उसमें राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, अन्य पात्र यानी कि अन्य जो कैरेक्टर थे सभी के यहाँ पर क्या मिलता है, संवाद मिलता है। ठीक है, और यह जो काव्य था उसमें भाव, तर्क और काव्य सौंदर्य भी मिलता है। यानी कि यहाँ पर केवल कथा नहीं लिख दिए थे, उसमें क्या कहते हैं, जैसे कि उन्होंने क्या किया कि जितना भी पात्र थे सभी में क्या संवाद और रोचकता, ठीक है, और नाटकीयता का उत्पन्न करने के लिए उन लोग क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, उनका जो संवाद था वो रोचकता, ठीक है, क्या है कि उनका जो संवाद था वो रोचकता और नाटकीयता उत्पन्न करता है। चलिए आगे क्या है कि केशवा दास छंदों के प्रयोग में बहुत कुशल थे। उन्होंने विभिन्न छंदों और अलंकारों के माध्यम से अपनी रचना को कलात्मक बनाया। उनकी कविता में वीर, करुणा, श्रृंगार जैसे भाव दिखाई देते हैं। ठीक है, उनका जो कविता था उसमें सभी चीज़ दिखाई देता था, जैसे वीर हो गया, करुणा हो गया। रामचंद्रिका के आधार पर केशवा दास की पहचान एक विद्वान, कवि, कुशल, अलंकार और प्रभावशाली संवाद रचयिता के रूप में होती है। उनकी भाषा और शैली रीतिकालीन काव्य के कलात्मक को स्पष्ट करती है। यानी कि जो फेमस जो यहाँ पर काव्य क्या था कि रामचंद्रिका था। ठीक है, और रामचंद्रिका के माध्यम से ही जो केशवा दास थे उनका एक पहचान बनता है कि वह कवि है, कुशल है और कुशल अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रामचंद्रिका जब लिखते हैं उससे ही उनका जो है वो प्रचार होता है। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है स्वर्ण मंजूषा में संकलित दोहों के आलोकों में बिहारी के श्रृंगार, भक्ति, नीति एवं प्राकृतिक चित्रण का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि जो बिहारी लाल है उसका जो गागर में सागर भरे हैं, ठीक है, उसमें स्वर्ण मंजूषा है उसका क्या श्रृंगार और भक्ति जो रस है उनका और प्राकृतिक चित्रण का विस्तृत से समीक्षा करना है, यानी कि व्याख्या करना है, कह सकते हैं। तो बिहारी लाल रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक अर्थ व्यक्त किया है। इसके कारण उनके लिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। स्वर्ण मंजूषा में संकलित उनके दोहों में श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्रकृति को सुंदर उदाहरण मिलते हैं। यानी कि वह जो उनका रचना था स्वर्ण मंजूषा, इसमें जो दोहा था उसमें श्रृंगार, भक्ति, नीति ये सभी चीज़ का उदाहरण मिलता है स्वर्ण मंजूषा जो दोहा है उसमें। ठीक है, और बिहारी लाल के बारे में क्या कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बात बता देते हैं। इसी कारण से उसको क्या कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया। बिहारी के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उनके श्रृंगार में राधा कृष्ण तथा नायक नायिका के प्रेम का चित्रण मिलता है। संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से किया है। प्रेम, मान मिलन, विरह, नायिका की चेष्टाएँ और सौंदर्य आदि को उन्होंने छोटे छोटे दोहों में अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी कि उनका जो दोहा है वो राधा और कृष्ण के प्रति मिलता है, और नायक या हीरो हीरोइन कह सकते हैं या नायक नायिका कह सकते हैं, उनका प्रेम चित्रण भी मिलता है। और उन्होंने संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं का वर्णन किए हैं बहुत ही प्रभावशाली ढंग से।
और उनका जो दोहा था उसमें प्रेम हो गया, मान मिलन हो गया, विरह हो गया, नायिका के चेष्टा यानी कि नायिका की क्या दुख है, सौंदर्य, ये सभी का जो दोहा है वो अलग अलग करके अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं। बिहारी की काव्य में भक्ति भावना भी दिखाई देती है। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने भक्ति परक दोहों में कृष्ण के रूप और कृपा का वर्णन मिलता है। भक्ति में भी उनकी भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली रहती है, यानी कि उन्होंने ये जो था प्रेम लीला कर सकते हैं या प्रेम काव्य कर सकते हैं, वो तो लिखे ही थे। साथ में उनका जो था वो काव्य किसमें था, वो भक्ति की भावना भी दिखाई देता है। ठीक है, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने जो भक्तिपरक दोहा था, उनका एक भक्तिपरक दोहा था जिसमें कृष्ण और राधा के वर्णन मिलता है। उसमें क्या करते हैं कि भक्ति भी उनकी भाषा संचित और प्रभावशाली, यानी कि जो भक्ति दोहे हैं उसमें भी इनका जो भाषा है बहुत ही प्रभावशाली है। उनके दोहों में नीति संबंधित विचार भी मिलते हैं। उन्होंने मनुष्य को अच्छे आचरण, विवेक, विनम्रता और उचित व्यवहार की शिक्षा दी है। उनके नीति दोहे में जीवन के व्यवहारिक अनुभव दिखाई देते हैं, इसलिए उनका काव्य केवल प्रेम और सौंदर्य तक सीमित नहीं है। बिहारी ने प्राकृतिक चित्रणों को भी अपने काव्य में स्थान दिया। जैसे ऋतुओं में ऋतुओं हो गया, फूल हो गया, बादल हो गया, चांद हो गया, प्राकृतिक वातावरण हो गया। उन्होंने प्रेम और भावनाओं को व्यक्त किया है, यानी कि जो ऋतु होते हैं, फूल होते हैं, बादल, चांद, प्राकृतिक वातावरण, इन सभी के माध्यम से प्रेम को पर व्यक्त करने का प्रयास किए हैं। उनकी प्रकृति केवल सुंदरता दिखाने के लिए नहीं बल्कि मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनाती है। यानी कि यह जो ऋतु का प्रयोग करते हैं, बादल का प्रयोग करते हैं, फूल का प्रयोग करते हैं, चांद का प्रयोग करते हैं, तो केवल सुंदर दिखाने के लिए नहीं करते हैं बल्कि जो मनुष्य की भावना है, मनुष्य की भावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में संक्षिप्तता, लाक्षणिकता, अलंकार और सब चमत्कार विशेष रूप से दिखाई देते हैं। दोहे का छोटा आकार होता हुए भी उसमें गहरी भावना और अर्थ छिपा रहता है। बिहारी के दोहे में श्रृंगार की प्रधानता के साथ साथ भक्ति नीति और भक्ति की भी सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करना है, यानी कि एक इसका बहुत बड़ा विशेषता क्या है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते थे लेकिन उसका जो अर्थ था वो बहुत ज़्यादा निकलता था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रीतिकाल में वीर रस के अद्वित कवि भूषण के काव्योत्कर्ष एवं उनकी राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं इसका आंसर हम लोग जल्दी करेंगे। क्या है कि भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस कवि हैं। जो भूषण है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस कवि हैं, यानी कि जो भूषण थे वो जैसे कि पृथ्वीराज चौहान हो गया, छत्रपति शिवाजी हो गया, ऐसे ऐसे जो यहाँ पर योद्धा थे उनके बारे में यहाँ पर मिलता है। जब रीतिकाल के अधिकांश कवि श्रृंगार और नायिका भेद के वर्णन में अधिक रुचि ले रहे थे, तब भूषण ने अपने काव्य में वीरता, साहस, स्वाभिमान और देश प्रेम के महत्व दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाला दशक का उल्लेख किया जाता है। यानी कि जब यहाँ पर रीतिकाल में बहुत सारे कवि जो थे वो श्रृंगार और नायिका जैसे यहाँ पर दोहे में रुचि दिखा रहे थे, उस समय जो भूषण थे उन्होंने वीरता का, ठीक है, जो वीरता से रिलेटेड जो दोहे थे उस पर ज़्यादा ध्यान दिए और जो देश प्रेम हो गया, स्वाभिमान, साहस, इन सभी को महत्व दिया। और उनके प्रसिद्ध रचना कौन कौन सा है, तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाला। भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाला जैसे वीर नायकों की वीरता का प्रभावशाली वर्णन किया है। युद्ध, शौर्य, साहस और पराक्रम के चित्रण में उनकी भाषा अत्यंत ओजपूर्ण हो जाती है। उनके काव्यों को पढ़ने से उत्साह और वीरता की भावना पैदा होती है। ठीक है, उनका जो रचना है छत्रपति शिवाजी हो गया, महाराज छत्रसाला जैसे वीर जो नायक थे उन पर अधिक रुचि दिखाते थे और उन्हीं के बारे में लिखे हैं। भूषण की राष्ट्रीय चेतना उनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। उन्होंने विदेशी और अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीरों की प्रशंसा की है। उनके काव्य में स्वाभिमान, स्वतंत्रता और धर्म संस्कृति की रक्षा की भावना दिखाई देती है। शिवाजी के माध्यम से उन्होंने ऐसे आदर्श वीर की कल्पना की जो अन्याय और अत्याचार का विरोध करें। यानी कि जो दोहा था भूषण का,
उसमें जो अत्याचारी थे, विदेशी अत्याचारी शक्ति थे, ठीक है, इसके विरुद्ध जो संघर्ष करते थे उसको वीर बताया है उन्होंने, वीर की प्रशंसा किया है। और जो शिवाजी हैं, शिवाजी के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का वहाँ पर कल्पना किए हैं जो अन्याय और अत्याचार का विरोध करें। भूषण की भाषा ओजपूर्ण और प्रभावशाली ब्रज भाषा है। उन्होंने अनुप्रास, अतिशयोक्ति और अन्य अलंकारों का प्रयोग करके वीरता के भाव को और अधिक प्रभावी बनाया है। उनको शब्दों में गति, उत्साह और शक्ति दिखाई देती है, यानी कि इनका जो दोहा है उसमें बढ़ा चढ़ा कर भी जो शब्द हैं उसको प्रयोग किए हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए किए हैं कि यहाँ पर वीरता का जो वीरता के भाव है, वीरता के भाव को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। भूषण का काव्य केवल किसी राजा की प्रशंसा नहीं, बल्कि उसमें अपने समय की राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों के प्रति जागरूकता भी दिखाई देती है। इसी कारण से उन्हें रीतिकाल के प्रमुख वीर कवि माना जाता है, ठीक है। और जो भूषण थे उसका केवल प्रशंसा करना ही नहीं था, यानी कि राजा का प्रशंसा केवल नहीं करते थे, बल्कि जो उस समय की जो सामाजिक स्थिति था, राजनीति था, राजनीतिक परिस्थिति, उन सभी के प्रति भी जागरूकता दिखाना था। निष्कर्ष क्या है कि भूषण ने रीतिकालीन काव्य में वीर रस की विशेष प्रतिष्ठा दी। उन्होंने काव्य में वीरता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना का प्रभावशाली रूप दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मतीराम के सौंदर्य का वर्णन एवं रस निरूपण की मुख्य विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो देखते हैं इसका क्या आंसर है कि मतीराम रीतिकालीन के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उनके काव्य में श्रृंगार, सौंदर्य और रस का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने नायक नायिका के प्रेम, रूप और भावनाओं को स्वाभाविक एवं मधुर भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी कविता में अत्यधिक जटिलता की अपेक्षा भावों को सहज अभिव्यक्त दिखाई देती है, यानी कि उनका जो कविता है, कविता में जैसे कि नायक नायिका की जो प्रेम कथा था, प्रेम का जो भावनाओं था, उसको बहुत ही मधुर भाषा में प्रस्तुत किए हैं। और उनका जो शब्द था, कविता का जो भाषा था, वो जटिल नहीं बल्कि सहज और अभिव्यक्ति दिखाई देती थी, यानी कि हर एक व्यक्ति समझ सकता था, ऐसा भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। मतीराम के सौंदर्य का वर्णन की प्रमुख विशेषता उसकी स्वाभाविकता है। उन्होंने नायक के रूप में अंगों, हाव भाव और चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया। उनके सौंदर्य चित्रण में केवल शारीरिक रूप ही नहीं बल्कि नायिका की भावनाओं और व्यवहार को भी महत्व दिया गया। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का चित्रण मिलता है। प्रेमियों की भावनाएं, मिलन की खुशी, विरह का पीड़ा, मान और मुनहार आदि को उन्होंने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, ठीक है। उनका जो काव्य था, काव्य में श्रृंगार रस का प्रधानता में दिखाई देता है। जैसे कि उन्होंने वियोग और संयोग जो दोनों था, यानी कि किसी से मिलने का दुख और बिछड़ने का दुख, ठीक है, उन दोनों जो था उसका सभी का प्रयोग, मिलने का दुख नहीं, मिलने का खुशी होता है, तो मिलने का खुशी और बिछड़ने का जो दुख है, इन दोनों प्रकार के श्रृंगार रस का प्रयोग किए हैं। और उन्होंने प्रेमी, जो प्रेमियों थे, प्रेमी, ठीक है, उनका भावनाओं को भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। मतीराम रस के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने भावों को परिस्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया। उनके काव्यों में प्रेम के साथ साथ हास्य, करुणा और अन्य भावों की झलक भी दिखाई देती है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है जो मधुर और प्रभावपूर्ण है, यानी कि जो मतीराम थे उसको जो रस थे, रस के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार, जैसा परिस्थिति है वैसा परिस्थिति के अनुसार उन्होंने रस का प्रयोग किया है। जहाँ पर जिस चीज़ का आवश्यकता है वहीं पर उसको प्रयोग किए हैं। और उनका जो केवल प्रेम, यहाँ पर प्रेम नहीं था बल्कि हास्य, यानी कि हंसने वाला, और करुणा यानी कि दया और अन्य जो भाव थे, उन सभी का भी प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। और उनकी जो भाषा था वो ब्रज भाषा था। मतीराम की कविता में अलंकारों का प्रयोग मिलता है, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शब्द चमत्कार करना नहीं, वे अलंकारों का प्रयोग भावों और सौंदर्य को प्रभावशाली बनाने के लिए करते थे। यानी कि जो मतीराम थे उनका अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया, और उनका उद्देश्य केवल चमत्कार करना नहीं था बल्कि अलंकारों के प्रयोग, ठीक है, अलंकारों के प्रयोग से जो भी भाव हैं, जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं, उनको बहुत ही प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने अलंकारों का प्रयोग करते थे। निष्कर्ष क्या है कि मतीराम के काव्य की प्रमुख विशेषताएं स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन, श्रृंगार रस, भावों की सहज अभिव्यक्ति और मधुर ब्रज भाषा है। इसी कारण रीतिकालीन श्रृंगार काव्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि घनानंद, ठीक है, घनानंद, यहाँ पर धनानंद उस समय बोल रहे थे, सॉरी, घनानंद है। घनानंद के प्रेम की पीर तथा उनकी रीति मुक्त काव्य शैली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखते हैं जो घनानंद के जो प्रेम और पीर जो काव्य है वो कैसी शैली है, उसका आलोचना करना है। तो उत्तर क्या है कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य में प्रेम की व्यक्तिगत और हृदय स्पर्शी रूप दिखाई देते हैं। उन्होंने प्रेम को केवल नायक नायिका के सामान्य वर्णन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभव और पीड़ा को कविता के आधार पर बनाया। इसी कारण उनके काव्य में प्रेम की पीर अत्यंत प्रभावशाली दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि घनानंद के प्रेम में सच्चाई और गहराई है। उनके लिए प्रेम केवल सुख का अनुभव नहीं, बल्कि उसमें त्याग, पीड़ा, प्रतीक्षा और विरह भी शामिल है। उन्होंने जो घनानंद थे वो केवल प्रेम में सच्चाई का ही नहीं, बल्कि जो प्रेम में सुख होता है, ठीक है, सुख का अनुभव होता है, त्याग, पीड़ा, ये सभी का जो शामिल किए हैं। प्रिय से दूर होने, प्रिय यानी कि जिससे बहुत अधिक जिससे लगाव होता है उसको प्रिय कहा गया है। प्रिय से दूर होने पर उनके हृदय में जो दर्द पैदा होता है उससे उन्होंने बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। उनके विरह में निराशा के साथ साथ प्रिय के प्रति गहरा समर्पण भी दिखाई देता है। यानी कि जो प्रिय से दूर होने के बाद जो भी दर्द होता है, जो भी दुख पहुंचता है, जो पीड़ा पहुंचता है, उनका बहुत ही मार्मिक यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं। उनकी कविता में विरह वेदना की प्रधानता है। प्रिय की अनुपस्थिति में कवि का मन बेचैन रहता है, वह अपने प्रिय को याद करता है और उसके मिलन की इच्छा करता है। इस पीड़ा की अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक लगती है क्योंकि उसमें बनावटीपन कम है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो कवि होते हैं उसका जो प्रिय की अनुपस्थिति में उस कवि का मन क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है और वह अपने प्रिय को याद करते हैं और मिलन की यानी कि मिलने की इच्छा रखते हैं। इससे जो पीड़ा उत्पन्न होता है उसमें बनावटीपन कम, यानी कि उसमें जो अतिशयोक्ति शब्द जो है, जो बनावटी शब्द है, उसका प्रयोग कम किए हैं, बल्कि सच्चाई है। जो दुख पहुंचता है उसको आभास होता है कि क्या दुख होता है अपने प्रिय से बिछड़ने का। घनानंद की काव्य शैली रीतिबद्ध कवियों से अलग है। उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों को केंद्र में रखने के बजाय अपने हृदय की अनुभूति को महत्व दिया, इसलिए उनकी कविता को रीति मुक्त कहा जाता है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है और उसमें भावों की कोमलता तथा स्वाभाविकता दिखाई देती है। घनानंद के काव्य में प्रेम व्यक्तिगत होते हुए भी व्यापक मानवीय अनुभव बन जाता है। पाठक उनकी पीड़ा में अपने प्रेम और विरह की भावनाओं को महसूस कर सकता है। निष्कर्ष क्या है कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य में सच्चा प्रेम, विरह की पीड़ा और आत्मीय अनुभूति और स्वाभाविक भाषा का सुंदर मेल मिलता है। ठीक है, और आज के लिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि रीतिकाल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं, जैसे रीतिबद्ध हो गया, रीतिसिद्ध हो गया और रीतिमुक्त, ये जो 3 काव्य धाराएँ हैं, तीनों की उदाहरण यानी कि उदाहरण के साथ तुलना करना है। क्या है कि रीति काल हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काल है। इस काल में मुख्य रूप से श्रृंगार, सौंदर्य, नायिका, भेद, अलंकार, काव्य शास्त्र को विशेष महत्व मिला। रीतिकालीन काव्य को सामान्यतः रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 3 प्रमुख धाराओं में बांट दिया जाता है। यानी कि जो रीतिकाल के कविताएँ हैं, जो काव्य हैं, उनको 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन तीनों धाराओं में प्रेम और श्रृंगार की प्रधानता होते हुए भी उनकी काव्य दृष्टि अलग अलग है। यानी कि इसमें प्रेम और श्रृंगार के जो रस हैं उन सभी लोग प्रयोग किए हैं, लेकिन इन सब का प्रयोग करते हुए भी उनका जो काव्य है वो अलग अलग है। क्यों अलग है देखते हैं हम लोग, सभी को उदाहरण साथ देखेंगे। तो पहला क्या है, रीतिबद्ध काव्य धारा। तो आप लोग ऐसी हेडिंग देकर लिखिएगा कि पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, सभी को अलग अलग पॉइंट देकर लिखिएगा। रीतिबद्ध काव्यों में क्या है देखिए कि रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों और रीति ग्रंथों के आधार पर कविता लिखी।
इनकी काव्य में रस, अलंकार, नायिका भेद, छंद और काव्य लक्षणों का विशेष महत्व है। केशवदास, चिंतामणि, देव और पद्माकार आदि को इस धारा से जोड़ा जाता है। इनके काव्य में कवि की विद्वता और शास्त्रीय ज्ञान स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जो रीतिबद्ध के जो कवि हैं उन्होंने काव्य शास्त्र के जो भी नियम है, यानी कि कविता लिखने का जो भी नियम है, उन सभी को प्रयोग किए हैं और ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ग्रंथ के आधार पर कविता लिखे हैं। और इनका जो था वो रस कौन कौन था, अलंकार, नायिका भेद, छंद, इन सभी को विशेष महत्व दिए हैं। और इस समय के कौन से कवि हैं, तो केशवदास हो गए, चिंतामणि हो गए, देव और पद्माकार, इन सभी को इस काल के कवि माना जा सकता है। दूसरा क्या है कि रीतिसिद्ध काव्य धारा। जो दूसरा क्या है, रीतिसिद्ध काव्य धारा है, इसको देखते हैं। तो रीतिसिद्ध कवियों ने रीतिशास्त्र के नियमों को अलग अलग समझाने के बजाय उन्हें अपनी कविता में स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया। यानी कि जो रीतिसिद्ध कवि हैं वो रीतिशास्त्र, जो भी रीतिशास्त्र के नियम है उसको समझाने के बजाय उन्होंने कविता के माध्यम से प्रयोग किया। इस धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं। उन्होंने दोहे में श्रृंगार, नीति, भक्ति और प्राकृतिक सुंदर का वर्णन मिलता है। बिहारी बहुत कम शब्दों में गहरी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है कि रीतिमुक्त काव्य धारा। तो रीतिमुक्त काव्यों ने काव्य शास्त्र के कठोर नियमों से अधिक स्वतंत्र प्रेम और व्यक्तिगत अनुभूति को महत्व दिया। इनके काव्य में सच्चा प्रेम, विरह और व्यक्तिगत पीड़ा प्रमुख है। घनानंद, आलम, बोध और ठाकुर इस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। विशेष रूप से घनानंद की कविता में प्रेम की पीड़ा बहुत मार्मिक रूप से व्यक्त हुआ है। यानी कि जो रीतिमुक्त के कवि होते हैं वो जो काव्य शास्त्र के नियम होते हैं वो कठोर नियमों को क्या बोलते हैं, अधिक स्वतंत्र और प्रेम, यानी कि जो नियम होते हैं उसको प्रेम की भावना से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किए हैं। और इनका जो कवि होता था, काव्य जो होता था वो कैसा होता था, तो सच्चा प्रेम, विरह यानी कि दुख और व्यक्तिगत पीड़ा, यानी कि जो व्यक्ति को दुख होता था, व्यक्तिगत पीड़ा, इन सभी को महत्व दिया गया है। और देखते हैं तीनों की जो तीनों धाराएं हैं, तीनों में क्या अंतर है। तो देखिए, रीतिबद्ध काव्यशास्त्र और रीति नियमों पर अधिक जोर देता है। जो रीतिबद्ध है वो काव्यशास्त्र और जो रीति नियम है उसको अधिक जोर देता है। रीतिसिद्ध, रीति के ज्ञान, स्वाभाविक और कलात्मक प्रयोग होता है। रीतिमुक्त, नियमों से स्वतंत्र, व्यक्तिगत प्रेम और अनुभूति पर जोर देता है। यानी कि नियम को प्रयोग उतना नहीं करते हैं, बल्कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्र है, ठीक है, जो व्यक्तिगत प्रेम है उस पर अधिक अनुभूति और जोर देता है। इन तीनों धाराओं ने रीतिकालीन हिंदी कविता को अलग अलग रूपों में समृद्ध किया। रीतिबद्ध धारा ने काव्यशास्त्र को मजबूत किया। रीतिसिद्ध ने धारा ने संक्षिप्त और कलात्मक काव्य को प्रतिष्ठा दी तथा रीतिमुक्त धारा जो था वो प्रेम की व्यक्तिगत और भावात्मक अनुभूति को महत्व दिया। निष्कर्ष क्या है कि रीतिकालीन की तीनों काव्य धाराओं अपनी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से हिंदी साहित्य में शास्त्रीय, कलात्मकता और व्यक्तिगत प्रेमानुभूति तीनों का सुंदर विकास हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है, एक बार खुद से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बस वही फिर से बात कि यदि आप लोगों का चाहिए प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका पार्ट 2 बना दीजिए। मैं पार्ट 2 में भी क्वेश्चन और आंसर करवा दूंगा जो इससे अलग होगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं जो क्वेश्चन देता हूँ मैच होता है या नहीं होता हूँ। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो अपने से गेस क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि मैच होता है या नहीं होता है। उसके आधार पर हम लोग और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है गाइज, धन्यवाद।